दोस्तों, आप सभी का सांची नेचुरल केयर के मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मोडालिटी की, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं है, लेकिन वो इतना मैजिकल और इतना पावरफुल है कि जैसे ही हमें उसके बारे में पता चलता है और हम उसको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, उसके मैजिकल रिजल्ट हमें हफ्ते भर में नहीं बल्कि एक दो दिन में ही पता चलने शुरू हो जाते हैं। उसके लिए आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर हुडा से, जो कि प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिसर्च फाउंडेशन के, और जिन्होंने ईएच को रिप्रेजेंट किया है आईडीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी। हम डॉक्टर हुडा का हमारे सांची नेचुरल केयर के मंच पर स्वागत करते हैं और उनसे समझते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपने लाइफ में अडॉप्ट करें और उसका सिस्टम और उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसके लिए हमें उस पर विचार करना चाहिए और उसको अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। डॉक्टर हुडा, आपका हमारे मंच में बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगी कि आप हमारी सारी ऑडियंस को ये जागरूकता दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या होती है और वो किस तरीके से इतना मैजिकली इफ़ेक्ट करती है। तो आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्या प्रिंसिपल है और वो होती क्या चीज़ है। थैंक यू डॉक्टर, आपने मुझे सांची नेचुरल केयर में इनवाइट किया और मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अवेयरनेस पब्लिक के बीच में आपके इस चैनल के माध्यम से रख पाऊँगा। थैंक यू। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक प्लांट ओरिएंटेड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसकी खोज इटली के एक साइंटिस्ट डॉक्टर काउंट सीजर मैर्टिन ने की थी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन का बेस है वो पैरासेल्सस से लिया गया है। तो पैरासेल्सस इज फादर ऑफ केमिस्ट्री एंड फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी। सो पैरासेल्सस से पहले तक ये एक अवधारणा बनी हुई थी कि प्लांट्स के अंदर टॉक्सिन नहीं होते हैं। नॉर्मली लोग सोचते थे कि हर्बल है, प्लांट है, इसके अंदर कोई टॉक्सिक नहीं होता। इसको फर्स्ट टाइम ब्रेक किया डॉक्टर पैरासेल्सस ने, तो इसलिए डॉक्टर पैरासेल्सस को फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर उसके बाद में पैरासेल्सस ने एक टॉक्सिन फ्री मेडिसिन बनाने के लिए एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डेवलप किया, जिस मेथड का नाम था स्पेजरिक। स्पेजरिक एक मेथड है मेडिसिन के प्रिपरेशन का, क्योंकि किसी भी मेडिसिन के अंदर या आप कोई घर पर भी कोई रेसिपी आप तैयार करते हैं तो सेम कंटेंट से एक डिफरेंट टाइप की रेसिपी भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट रेसिपी आपने बनाई ये डिपेंड करा आपके मेथड के ऊपर कि आपने उसको किस मेथड से बनाया है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई हर्ब लिया, उसको सीधा सिंपल सा आपने पानी में उबाल करके उसको क्वाथ बना करके उसको पी लिया, तो दैट इज़ अ मेथड। ठीक है, या फिर आपने उसको क्रैश करके उसका पाउडर बनाया और वो पाउडर को आपने कंज्यूम किया, तो दोनों कंडीशंस के अंदर वो मेडिसिन का जो इफेक्ट होगा सेम हर्ब का वो आपके ऊपर अलग तरह से होगा। ठीक है, हर्ब सेम है लेकिन उसका जो मेथड है वो इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने एक मेथड को इन्वेंट किया, उस मेथड का नाम है स्पेजरिक मेथड। ओके। तो स्पेजरिक मेथड के अंदर क्या है कि जो प्लांट्स हैं उनसे जो एसेंस निकाला जाता है प्लांट का, वो एसेंस को हम लोग जो है मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन को अडॉप्ट किया डॉक्टर काउंट सीजर मैर्टिन ने और उन्होंने इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इन्वेंट किया। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सिद्धांत है, तो हम लोग जो है वो सिर्फ ऑर्गन के फंक्शन के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि जो ऑर्गन की अपनी एक्टिविटी है वो या तो हाइपर एक्टिव हो सकता है ऑर्गन आपका, या हाइपो एक्टिव हो सकता है। ओके। जब भी ऑर्गन आपका हाइपर एक्टिव होगा या हाइपो एक्टिव होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उसके अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके।
क्योंकि अगर आप ओवरऑल बॉडी के ऑर्गन्स की बात करें तो ऑर्गन सिर्फ आपके दो ही काम कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एक ऑर्गन का कॉमन काम क्या है, तो सारे ऑर्गन्स का काम कहीं ना कहीं या तो केमिकल बनाना है या फिर किसी केमिकल को बनने में हेल्प करना है। ओके। तो जैसे हमारे ऑर्गन की एक्टिविटी हाइपर की तरफ जाती है या हाइपो की तरफ जाती है, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर केमिकल इम्बैलेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि फिर जो है वो फर्दर बॉडी सिम्टम जो है प्रोड्यूस करती है। ओके। सो अब जब सिम्टम बॉडी के अंदर आपके आते हैं, जब पेशेंट को सिम्टम मिलते हैं तो फिर वो कहाँ जाता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो जो भी वो सिम्टम बताता है, हम उसके उन सिम्टम्स को कनेक्ट करते हैं उसके पार्टिकुलर ऑर्गन के साथ में। ओके। कि ये जो सिम्टम्स हैं ये किस ऑर्गन के हाइपर होने की वजह से हुए हैं या किस ऑर्गन के ये हाइपो होने की वजह से हुए हैं। अच्छा। ठीक है। फिर हम उसको रिकॉग्नाइज करके कि ये कौन से ऑर्गन की वजह से ये सिम्टम्स हैं और हाइपर के हैं या फिर हाइपो के हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम उसको जो है वो मेडिसिन अप्लाई करते हैं। तो मेडिसिन जो है वो हमारी सिर्फ प्लांट से बनी है। हमारी मेडिसिन के अंदर कोई केमिकल या कोई नसोड या एनिमल कुछ यूज़ नहीं होता, सिर्फ प्लांट ओरिएंटेड मेडिसिन है। ओके। और जो मेडिसिन है वो स्पेजरिक मेथड से बनी है। प्लस जो मेडिसिन की डोज है, वो मेडिसिन की डोज जो है हमारी वो नैनो डोज है। ओके। यानी कि डोज जो है वो बहुत स्मॉल डोज है। अच्छा। क्योंकि पैरासेल्सस का कहना था कि ये जो स्मॉल डोज है इसी से हमारी बॉडी करेक्ट हो सकती है। जब स्मॉल डोज से आपकी बॉडी करेक्ट हो सकती है तो आपको स्ट्रॉन्ग डोज देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पैरासेल्सस का मानना था कि हमको डोज जो है वो स्मॉल डोज देनी है। अच्छा। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर जो डोज है वो एक्सट्रैक्ट की हमारे 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप वंस ए डे, इस टाइप से जो है वो हमारे डोजेज हैं। प्लस जो हमारी मेडिसिन है उस मेडिसिन का जो मेडिसिन में ये भी देखा जाता है कि जैसे कि आपने कोई भी मेडिसिन लिया है, ठीक है, वो मेडिसिन लेने के बाद में कितने टाइम तक वो आपकी बॉडी के अंदर रुकती है। ओके। क्योंकि जब मेडिसिन बॉडी में रुकेगी तभी कुछ उसका इम्पैक्ट आएगा। तो इस पेजरिक एसेंस को अगर आप दिन में एक बार दे देते हैं तो शाम तक उसका एक असर जो है वो आपकी बॉडी में रहता है। तो 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप मेडिसिन भी जो है वो आपके को किसी भी डिजीज से रिकवर करने के लिए एनफ है। तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें स्मॉलेस्ट डोजेस में हमें नैनो डोजेस में मेडिसिन दिया जाता है, तो ये किस तरीके से डिफरेंट है होम्योपैथी से और किसी और अल्टरनेटिव मेडिसिन से, और ये कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल है? क्योंकि जब हम होम्योपैथी टर्म कॉइन करते हैं तो लोगों को होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो कि एक सेपरेट मोडालिटी है उसमें ही फोकस जाता है। जी देखिएगा, एक्चुअली फोकस इसलिए चला जाता है नॉर्मली क्योंकि वो होम्यो वर्ड वहाँ पर देखते हैं। Right. और जो पब्लिक का एक होम्योपैथी के साथ में पहले से एक इंट्रोडक्शन रहा है और वो उनका एक जैसे होम्यो वर्ड आता है तो उसको वो होम्योपैथी की गोलियां याद आ जाती हैं तुरंत। सो लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो होम्यो वर्ड है उसका इस होम्योपैथिक जो एक अलग सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ओके। होम्योपैथी जो है वो एक अलग सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। यहाँ पर जो होम्यो वर्ड है वो होम्योस्टेसिस से लिया गया है, यानी कि बैलेंस से लिया गया है। अच्छा। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा प्रिंसिपल है, वो क्या है कि वो है बॉडी को बैलेंस करना। बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एक्सेस हो रही है या डिफिशिएंट हो रही है, या ऑर्गन आपके हाइपर फंक्शन में जा रहा है या ऑर्गन आपका हाइपो फंक्शन में आ रहा है, ठीक है, ब्लड के अंदर इम्प्योरिटी हो रही है, लिम्फ डिस्टर्ब आपका हो रहा है, तो क्या है इसको आपको बैलेंस करना है। ठीक है, जो चीज़ कम हो रही है उसको ज़्यादा करना है, जो ज़्यादा हो रहा है वो कम करना है। तो वहाँ उसके लिए जो है वो होम्यो वर्ड लिया गया है। होम्योपैथिक के अंदर जो दवाइयाँ हैं वो कुछ प्लांट से भी बनती हैं, कुछ केमिकल्स भी होम्योपैथिक मेडिसिन में यूज़ होते हैं, मिनरल से भी मेडिसिन बनती है, एनिमल से ही बनती है, नसोड से ही बनती है। तो दैट इज डिफरेंट सिस्टम। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन बनती है वो ओनली एंड ओनली प्लांट्स ओरिएंटेड मेडिसिन है सारी। ओके। प्लस जो होम्योपैथी का दवाई बनाने का तरीका है, मदर टिंचर बनाने का, वो डिफरेंट है। अच्छा। होम्योपैथिक में स्पेजरिक वर्ड यूज नहीं होता। हमारे यहाँ पर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारा वो स्पेजरिक प्रिपरेशन है। अच्छा। ठीक है। सो होम्योपैथी का मदर टिंचर बनाने का प्रोसेस उनका अपना अलग है।
इसी तरीके से जो आप अदर, अगर आप हर्बल सिस्टम की बात करें, आयुर्वेदा है, यूनानी है, सिद्धा है, तो प्लांट तो वो भी यूज करते हैं, जो प्लांट हम यूज करते हैं वो आयुर्वेदा में भी यूज होते हैं, ओके या जो आयुर्वेदा में यूज होते हैं वो प्लांट हम भी यूज करते हैं। ओके मेन जो चेंजेस है वो ये है कि हम प्लांट्स का जो प्रिपरेशन करते हैं, हमारा प्रिपरेशन कैसा है और उनका प्रिपरेशन कैसा है, वो उस प्लांट से किस तरीके से मेडिसिन बनाते हैं और हम उस प्लांट से, सेम प्लांट से हम किस तरह से मेडिसिन बनाते हैं, एक बात। ओके ओके दूसरी बात क्या है कि हमारा जो मेडिसिन का डोज है वो एक माइक्रो डोज है। अगर आप आयुर्वेदा में बात करें, अगर आप कोई भी कषाया बना करके आप किसी भी नज़ला जुकाम खांसी के लिए पीते हैं, तो शायद मैं समझता हूँ कि 10 से 15 ग्राम का तो आप कंटेंट ले ही लेते हैं, सारी चीज़ें 4-6 अगर आइटम आपने मिलाए, 5-5 ग्राम भी मिलाया तो कितना हो गया, 20 ग्राम हो गया। राइट अब वो 20 ग्राम को आपने उसको बॉयल करने के बाद में 1 कप वो पूरा आप एक टाइम में ही तो कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करें तो इतने मटेरियल से तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी कम से कम ट्रीट करेगा 1000 पेशेंट को। ओके जो आपने वो 1 कप कषाया बनाया है, अगर मैं बहुत ज्यादा डीपली पूरे एक प्रिपरेशन के अंदर भी ना जाऊं, तो हमारे अंदर अगर वो हमारा जो कषाया था, वो जो आप 1 कप एक सिंगल पर्सन कंज्यूम कर रहा है, मैं कहूंगा उसमें सिर्फ एक सिंगल ड्रॉप से भी मेरी काम चलता। अच्छा सो अब अगर आप 1 कप की बात करते हैं, 100 ml हो गया, तो अगर हमारे पास कोई हमारा 100 ml एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, तो वो जो 100 ml एक्सट्रैक्ट है हमारा स्पेजरिक है, तो 100 ml को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, लगभग 20 ड्रॉप्स होती है ओके 1 ml में, ओके ठीक है। तो हमारी डोज तो जो है बन रही है 2 to 5 ड्रॉप। अच्छा तो 5 ड्रॉप का मतलब भी अगर आप देखते हो तो 5 चौक 20 1 ml में जो है वो लगभग 4% कंज्यूम करेंगे। तो 100 ml में कितने हो गए, 400 हो गए। वो आप वही सेम डोज आप एक सिंगल पर्सन को दे रहे हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रो डोजेस का तो कॉन्सेप्ट कोई है। रिलेशन नहीं है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का होम्योपैथी से कोई रिलेशन नहीं है। इलेक्ट्रोपैथी का होम्योपैथी से कोई रिलेशन नहीं है, और जो अदर हर्बल सिस्टम्स हैं उनसे कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, चूंकि सबके अंदर प्लांट ही यूज होता है, लगभग सेम प्लांट यूज होते हैं, हाँ, तो वो चीज ठीक है कि सारे सिस्टम जो है वो प्लांट ओरिएंटेड सिस्टम है, लेकिन सबका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है। तो जैसा आपने बताया कि ब्लड इम्प्योर है या लिम्फ क्लियर नहीं हो रहा, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। देखिएगा, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड और लिम्फ, ये 2 ऐसे लिक्विड हैं जो कि सेल्स तक जो है वो न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करते हैं। ओके ठीक है। दूसरा, न्यूट्रिशन या जो भी केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं और अदर जो भी केमिकल्स हैं, सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का काम इन ब्लड और लिम्फ का ही है। ओके ठीक है। प्लस जो भी कुछ हम खाते पीते हैं, वो खाने पीने जो हम खाते हैं, फिर वो अंदर बॉडी में हमारी जा कर के हमारी सेल तक पहुंचाने का माध्यम, या प्लस साथ में जो हमारे थॉट है, हमारा सिर्फ खाना पीना ही नहीं है। आप जो खाना खाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो भी आपका थॉट्स चलते हैं, आपके माइंड अच्छे थॉट्स हैं, बुरे थॉट्स हैं, वो भी आपकी बॉडी के ऊपर, आपके उस फूड के जो प्रोसेस हो रहा है उसके ऊपर भी वो उसका एक इम्पैक्ट जा रहा है। ठीक है। तो फाइनली जो आपने खाया, जो आपने सोचा, जो आपने पिया, जिस एटमॉस्फेयर में आप थे, उन सब चीज़ों को कंबाइंड करके जो आपके ऑर्गन्स थे उन्होंने जो रिस्पॉन्स केमिकल बनाए या जो एक्सट्रैक्ट करे आपके फूड में से, उसको मिला करके उन्होंने कहाँ डाला, ब्लड के अंदर, ब्लड में। ठीक है। और वो ब्लड उसको लेकर कहाँ गया, सेल के पास तक गया। तो अगर वो ब्लड के अंदर जो केमिकल्स, रिक्वायर्ड केमिकल्स थे सेल के, वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है, बैलेंस में ऑप्टिमल लेवल पर नहीं है, जितना जिसका रेशो होना चाहिए था वो उस रेशो में नहीं है, तो हमारा क्या हुआ कि हमारा ब्लड जो है वो विशिएटेड है। ओके ब्लड विशिएटेड हो गया ना, कि जिस मात्रा में जो होना चाहिए था वो उस मात्रा में नहीं है। ओके ग्लूकोज जितना होना चाहिए था उतना नहीं है, Imbalance कम है है इसमें। या ज्यादा है, दोनों कंडीशन में क्या है, विशेषण है। ठीक है। तो ब्लड के अंदर विशेषण हो गया, फिर फाइनल आगे जाकर के हमारे लिम्फ के अंदर ही सेम विशेषण हो गया। ठीक है। सो इस जब ये विशेषण हुआ तो ये सेल के पास तक पहुंचा विशिएटेड मटेरियल, और सेल ने क्या किया, सिम्टम प्रोड्यूस किए, जिन सिम्टम्स को अब आप ट्रीटमेंट देने का प्रयास करेंगे। हम क्या देखेंगे कि सिम्टम आए, सिम्टम किस वजह से आ गए कि ब्लड और लिम्फ जो है वो उसके अंदर विशेषण हुआ है, बट ये विशेषण किस ऑर्गन की वजह से हुआ है। सो अब वो ऑर्गन
की एक्टिविटी क्या है, वो ऑर्गन हमारा हाइपर एक्टिव हो रहा है या वो ऑर्गन हमारा हाइपो एक्टिव हो रहा है, पेशेंट के इमोशनल कंडीशंस क्या हैं, पेशेंट के टेम्परामेंट क्या है, ओके उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस ऑर्गन को टारगेटेड मेडिसिन देंगे। हम ओके उस सिम्टम्स को टारगेट नहीं करेंगे जो सिम्टम पेशेंट के पास डायरेक्टली प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारी जो मेडिसिन है वो ऑर्गन सेंट्रिक मेडिसिन है। ओके जो इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन है वो ऑर्गन की मेडिसिन है। हम्म तो हमारा मानना है कि जितने भी बॉडी के अंदर डिजीजेज हैं उन सबको ठीक करने की क्षमता ये ऑर्गन रखते हैं, ओके और इन ऑर्गन के अंदर ही इम्बैलेंसेस हो रहा है जिसकी वजह से वो डिजीज वहाँ पर बन रहे हैं। तो हम उस ऑर्गन को ट्रीट करेंगे, और जब हम उस ऑर्गन को ट्रीट करेंगे तो सिम्टम्स जो है वो अपने आप ही जो है डिसअपियर हो जाएंगे और वो एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। तो ये कितना सेफ है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, और कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है? देखिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बिल्कुल सेफ है, चूँकि लगभग 150 साल से ये एक प्रैक्टिस में है। सो ओके कोई भी सिस्टम अगर 150 साल से उसकी कोई एग्जिस्टेंसी है, सो वो अपने आप में उसकी एफिकेसी को रिप्रेजेंट करता है। ओके और चूंकि इसके अंदर जो मेडिसिन हम लोग बना रहे हैं, जिन प्लांट से हम लोग बना रहे हैं, तो वो प्लांट ऑलरेडी रिप्यूटेड जर्नल के अंदर डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, प्लस हमारी डोज जो है वो एक माइक्रो डोज है। ओके तो सेफ्टी पर्पज से तो ये पूरी तरीके से सेफ है। प्लस इसको अगर हम देने की बात करें कि हम किन लोगों को इसको ट्रीट कर सकते हैं, तो हम न्यू बॉर्न से लेकर के और ओल्ड एज तक के सारे लोगों के ऊपर इसको जो है यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन को। ओके तो अभी जैसे कि हम रिलेट करते हैं हमारी डिजीज़ेस को लाइफस्टाइल से, तो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ में इसको यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है, या फिर हमारी जो करंट लाइफस्टाइल है उसके साथ ही हम इसको ले सकते हैं और ज़्यादा चेंजेस हमें नहीं करने हैं अपनी लाइफस्टाइल में? देखिए, लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, किसी भी मेडिसिन को अगर आप लेंगे और एक लाइफ स्टाइल चेंज के साथ में लेंगे तो वो मेडिसिन जो है वो जल्द ही आपकी वर्क करेगी। ओके ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भी मेडिसिन की बात करें, तो जब हम मेडिसिन को इतने नैनो फॉर्म में इसमें दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या चीज़ काम कर रही है, मेडिसिन के साथ में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन के अंदर सिनर्जी के ऊपर वर्क होता है। ओके क्योंकि वहाँ डोज तो बहुत ज़्यादा माइक्रो डोज हो गया, तो माइक्रो डोज जो वर्क कर रही है तो उसमें क्या है, वहाँ पर एक सिनर्जी है। ओके ठीक है, तो हम बॉडी को एक सिनर्जी के कॉन्सेप्ट में वहाँ पर जब हम देख रहे हैं, ठीक है, तो जब तक आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, ओके ठीक है, तो तब तक मैं समझता हूँ कि कोई भी मेडिसिन आपके ऊपर उतना जो है वो इम्पैक्ट देगी ही नहीं। क्योंकि लाइफ स्टाइल के अंदर एक चीज़ मैं यहाँ पर अभी जोड़ूंगा कि एक चीज़ होती है मैडम, एडॉप्टेशन। अगर आपकी बॉडी ने किसी चीज़ को एडॉप्ट कर लिया है ओके और आप उसका ट्रीटमेंट ले लें, ठीक है, ट्रीटमेंट लेंगे, कुछ टाइम तक आपको फ़ायदा होगा, फिर आप दोबारा फिर आपको वही डिजीज़ हो जाएगी। क्योंकि बॉडी क्या है, उस कंडीशन के अंदर, उस सिचुएशन में, उस स्टेट में अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल फील कर रही है। ओके एक बंदा है जो 24 घंटे सोचता रहता है, सैडनेस में रहता है, आपने सोचा यार ये सैडनेस में रहता है, इसको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट देना चाहिए, उसको भी आपने समझाया और उसने वो आपका ट्रीटमेंट लिया, या जो भी ट्रीटमेंट उसने लिया, बट वो ट्रीटमेंट लेने के बाद में कुछ टाइम तक तो वो ठीक रहता है। उसके बाद फिर उसकी बॉडी कहती है यार वो वाला जो पहला वाला मोड था अपना, वो ज़्यादा बढ़िया मोड था। ओके ठीक है, उसको लगता है हाँ यार ये तो जो मैं ठीक हो रहा हूँ, ये मतलब जो अभी मैं जो मेरी स्टेज चेंज हो रही है ये ज़्यादा बढ़िया नहीं है, पहले वाली बढ़िया थी, सोचते रहते थे, दिमाग बड़ा अच्छा सा रहता था। बॉडी फिर जो है उसको वहीं पहुँचा देती है, ओके अगेन वो उसी स्टेज पे पहुँच जाएगा जहाँ से वो चला था। तो ये जो है एक एडप्टेशन की थ्योरी है। ओके ठीक है, ये एक हमारी एडेप्टेशन की थ्योरी है। सो बॉडी का एडेप्टेशन में अगर है तो जो लाइफ स्टाइल चेंज करना भी क्या है कि वो उस एडेप्टेशन से बाहर निकलना है। तो जब तक हम किसी भी एडेप्टेशन से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें जो है वो हीलिंग होने के में दिक्कत आएगी। क्योंकि हम ये जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर बॉडी से ही तो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बाहर से तो हम ऐसा कुछ दे ही नहीं रहे ना। हम मेडिसिन में भी एनर्जी की फॉर्म में उसको मेडिसिन दे रहे हैं, तो बॉडी क्या कर रही है, बॉडी ही उसको हील कर रही है। तो हाँ, बॉडी को भी प्रिपेयर करना इसके अंदर ज़रूरी है। जितनी जल्दी आपकी बॉडी प्रिपेयर होगी, जितनी अच्छी बॉडी आपकी प्रिपेयर होगी, उसका आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलता है।
तो हम मतलब पेशेंट्स को लाइफस्टाइल के लिए भी गाइड करें, और प्लस साथ में अगर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकेशन लेते हैं तो वो बहुत मैजिकल काम करता है। बिल्कुल। तो किस किस डिजीजेस को हम इसमें एड्रेस कर सकते हैं? देखिएगा, यहाँ पर अब डिजीज की बात बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। अच्छा। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भाई ब्लड और लिम्फ का विश्लेषण हो रहा है, तो ब्लड एंड लिम्फ के विश्लेषण से कोई भी डिजीज हो सकती है। ओके। और हम किसी भी डिजीज को तो हम ठीक ही नहीं कर रहे ना, सिम्टम्स के ऊपर जा ही नहीं रहे हम लोग। ओके। हम लोगों को क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ऑर्गन को बैलेंस करना है। ऑर्गन की जो फिजियोलॉजी है, अगर वो हाइपर हो रही है तो उसको बैलेंस करना है, ओके। ऑप्टिमल करना है। हाइपो हो रही है तब हमको बैलेंस करना है, ऑप्टिमल करना है। जैसे ही हम ऑर्गन को बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कोई भी डिजीज हो उसका वो ठीक होने लगेगी। तो कोई भी क्लाइंट वो कैसे समझेगा कि मुझे किसी इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के पास में जाना चाहिए? उसको किस स्टेज में आपके पास में आना चाहिए? किसी भी एज प्रैक्टिशनर के पास में जाना चाहिए? देखिए, इसमें स्टेज का कुछ नहीं है। जब भी उसको अवेयरनेस हो जाए, जब भी उसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में पता चले कि हाँ ये एक अच्छा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, ओके। तभी उसको जो है वो जाकर के ट्रीटमेंट अपना स्टार्ट कराना चाहिए। ओके। और इस ट्रीटमेंट के साथ साथ या जो भी आपका मेरा आज डिस्कस था, लेकिन इसमें मैं एक थोड़ा सा चीज़ भी ऐड ऑन कर रहा हूँ जो कि इसका पार्ट नहीं था, कि हमें अपनी बॉडी को लेकर के भी अवेयर होना चाहिए। ओके। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी बॉडी के लिए अवेयर होने चाहिए कि हमारी बॉडी का टाइप क्या है। ओके। क्योंकि कई बार क्या है, जब हम लोग कोई खान पान की बात आती है या कोई भी हमको कुछ एडवाइस करता है, तो बहुत सारे लोग किसी भी मटेरियल को, क्या है वो, भले ही वो आपका अनार का जूस है, ओके। बड़ा हेल्दी जूस है, तो हमने उसको, लेकिन हम उसको एक टैग नहीं कर सकते कि ये सबके लिए फ्रूटफुल है। ओके। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो यूज़फुल नहीं है, उनको वो फ़ायदा नहीं देगा। ये मान लीजिएगा अदरक है, सभी लोगों के लिए अच्छी नहीं है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी है और कुछ को फ़ायदा नहीं देगी। सो ये सब किस चीज़ से? ये सब आपके अपने बॉडी से है। सो हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो उसका एक अपना एक टेम्परामेंट है। ओके। ठीक है, हम जितने भी लोग हैं उनके सबकी बॉडी का एक अपना टेम्परामेंट है, और इस टेम्परामेंट को हम लोगों ने 4 टेम्परामेंट्स में डिवाइड किया है। जैसे कि सैंग्यून टेम्परामेंट हो गया, रक्त प्रकृति के लोग हो गए, लिम्फेटिक टेम्परामेंट हो गया, लिम्फ प्रकृति के लोग हो गए, बिलियस टेम्परामेंट हो गया, पित्त प्रकृति के लोग हो गए, नर्वस टेम्परामेंट हो गया, तो नर्वस प्रकृति के लोग हो गए। तो हमें अपना टेम्परामेंट पहचानना है। अगर मान लीजिए कोई बिलियस टेम्परामेंट, सैंग्यून टेम्परामेंट का पर्सन है, क्या है, उसकी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा है, बॉडी में उसके ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो उसको जितने भी स्टिमुलेटिंग फूड है वो सब उसके लिए सूटेबल नहीं है। उसके लिए रेड चिली ज़्यादा सूटेबल नहीं है, उसके लिए जिंजर सूटेबल नहीं है, उसके लिए पोमग्रेनेट सूटेबल नहीं है, उसको दूसरा फूड चाहिए। इसी के अपोजिट अगर मान लीजिए कोई लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पर्सन है, उसकी बॉडी कोल्ड है, उसके लिए पोमग्रेनेट बहुत अच्छा है, उसके लिए जिंजर बहुत अच्छा है। ओके। सो अगर हम अपनी बॉडी को ही पहचान लें कि हमारी बॉडी क्या है और कौन से फूड हमारे लिए सूटेबल है और कौन से फूड सूटेबल नहीं है, तो डॉक्टर के पास तो हम कितने दिन ट्रीटमेंट ले सकते हैं? 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, 15 दिन। लेकिन फूड तो हमको लाइफ टाइम ही खाना है। राइट। तो अगर हम इस फूड के अंदर ही एक चेंज कर दें कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, मुझको इसको अवॉइड करना है, तो हम अपनी बीमारी को 50% कट कर सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि एडाप्टेशन थ्योरी यूजुअली लोग फॉलो करते हैं, तो जब हम किसी एज प्रैक्टिशनर के पास में जाते हैं तो क्या होता है कि वो अपनी मेडिकेशन हमें इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस साथ में क्या फूड रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत सारे होते हैं जिस वजह से लोग अवॉइड करते हैं किसी भी अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस में जाने के लिए। तो उसमें क्या कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर? एक्चुअली रिस्ट्रिक्शंस मैडम मेडिसिन के लिए नहीं है। Okay. लेकिन जब आप किसी भी हीलर के पास जाते हो तो वो क्या चाहता है कि वो आपकी बॉडी को नेचुरली हील करना चाहता है। ओके। अब जब उसने आपकी बॉडी का टाइप देख लिया कि आप सैंग्यून टेम्परामेंट के हैं, आप लिम्फेटिक हैं, आप बिलियस हैं,
तो ऑटोमेटिकली वो मेडिसिन देने से पहले ही मेडिसिन का एक पार्ट को अलग कर देगा, लेकिन वो पहले वो करेक्शन लगाना चाहेगा आपके फूड हैबिट्स के साथ में। तो उसका मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि वो मेडिसिन के साथ में कोई उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। ओके। बट वो आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए वो सारी चीज़ ज़रूरी हैं। तो इसलिए हम उसको जो है अकॉर्डिंग टू द टेम्परामेंट उसका फूड जो है वो एडवाइस करते हैं कि आपको कौन सा फूड लेना है और कौन सा नहीं लेना है। ओके। और अब आगे देखेंगे आप, तो अब तो सारे लोग फूड को एडवाइस करते हैं, पूरा एक डाइटिशियन लगा दिया जाता है कि भाई हाँ ठीक है आपकी डाइट सेट करेंगे। तो वो भी डाइट में क्या देखते हैं कि प्रोटीन लेना है, कितना कितना क्या लेना है, वही सब देखा जाता है। तो वही एक हम लोग जो है वो टेम्परामेंट के आधार पर उस फूड को जो है वो डिसाइड कर रहे हैं आपके। तो ये वाइटल ऑर्गन्स की फिजियोलॉजी, मतलब यहाँ पर क्या रोल है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, आप किस तरीके से उसको बैलेंस करते हैं? जैसा कि आपने बताया कि ऑर्गन्स या तो हाइपर हो जाते हैं या हाइपो हो जाते हैं, तो उसकी बैलेंसिंग किस तरीके से इसमें करी जाती देखिए है? हमारे पास जितने भी जो ऑर्गन्स हैं, तो हमारी मेडिसिन जो है वो ऑर्गन सेंट्रिक मेडिसिन है। और हमारी मेडिसिन कॉम्प्लेक्स मेडिसिन है। मीन्स एक मेडिसिन के अंदर बहुत सारे प्लांट्स पड़े हैं, जैसे कि 7 प्लांट, 6 प्लांट, 5 प्लांट, ये प्लांट को मिक्स करके ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है वो पार्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर वर्क करता है। सो ऑर्गन अगर हाइपर स्टेट में है, सो उस कंडीशन में हमारी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत है वो कहता है कि डोज को और ज़्यादा लाइट कर दो। अच्छा। यानी कि हम उसको डाइल्यूट डोज में देते हैं। ओके। ठीक है। और अगर ऑर्गन की फिजियोलॉजी कम हो रही है तो सेम मेडिसिन हम उसको स्ट्रॉन्ग डोज में देते हैं। ओके। ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग डोज भी जो हमारी होगी वो माइक्रो ही होगी, और जो लाइटर होगी तो फिर वो उसको माइक्रो को हम और ज़्यादा फर्दर लाइटर करेंगे। तो हम अपनी डोज को लाइटर करते करते जो है 6 डाइल्यूशन तक जाते हैं। फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो लगभग 6 डाइल्यूशन तक हम, अगर ज़्यादा एग्रेसिव कंडीशन में हो रहा है, हाइपर एक्टिव ऑर्गन ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर हम 6 डाइल्यूशन तक जाते हैं, यानी कि डोज को उतना ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं। तो जैसा कि ये एडाप्टेशन की बात या फिजियोलॉजी की बात हम कर रहे हैं, तो ऑर्गन्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी रहते हैं, तो वो किस तरीके से बैलेंसिंग उसमें कितना ज़्यादा इफेक्टिव होती है? हमारी जो बॉडी है वो एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है। ओके। ठीक है। सो ऑर्गन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ओके। एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम कर रहे हैं। सो अगर एक भी ऑर्गन डिस्टर्ब होता है, सो बाकी के दूसरे ऑर्गन्स हैं उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जाता है। अच्छा। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई ऑर्गन डिजीज होता है, उसके जो फिजियोलॉजी है वो चेंज होती है, ओके। लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका कोई सिम्टम हमारी बॉडी के ऊपर नहीं दिखाई देता है। वो उसको अपने आप ही जो है किसी तरह से मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे ऑर्गन के ऊपर चला जाता है और वो ऑर्गन सिम्टम शो कर देता है। ओके। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या करेंगे कि उस पेशेंट का जो रूट था, यानी कि जो पहला वाला जो ऑर्गन था जिसमें डिस्टरबेंस था, ओके, उसके ऊपर जाकर के हम लोग काम करेंगे। जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर ये जो सेकंड ऑर्गन था ये अपने आप ठीक हो जाएगा, सिम्टम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर हम मान लो प्राइमरी ऑर्गन तक वहाँ नहीं पहुँचते हैं जो रूट था, और हमने जो सेकंड वाला ऑर्गन था उसके ऊपर भी काम किया, तो हम हो सकता है कि सिम्टम हम कुछ टाइम के लिए डिसअपियर कर दें, लेकिन जो डिजीज थी, जो प्रॉब्लम थी, वो वहाँ वैसे के वैसे ही जो है बनी रहेगी। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम और किस सिम्टम्स की वजह से आ रही है, डिजीज इज अ जर्नी। राइट। डिजीज इज अ जर्नी। तो पेशेंट आज जहाँ हमारे पास आया है वहीं नहीं देखना है, हमको पीछे जा करके भी उसका पूरा देखना है कि इसको डिजीज जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, और फिर हम उस ऑर्गन के ऊपर जा करके जब ट्रीटमेंट देंगे तो हम रूट कॉज के ऊपर काम करेंगे और हम क्योरिंग की तरफ को उसको लेकर जाएंगे, पेशेंट हमारा क्योर होगा। तो ये मेडिकेशन लॉन्ग टर्म चलते हैं या फिर बहुत, मतलब क्या ड्यूरेशन होता है रिकवरी का यूजुअली? देखिएगा, लॉन्ग टर्म नहीं चलते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप की डिजीज है। फॉर एग्जांपल किसी को लूज मोशन हो गया, कितनी देर चलेगा? मैक्सिमम 1 डे। ओके। वोमिटिंग आ रहे हैं तो कुछ 6 महीने तक थोड़ी ना वोमिटिंग के लिए आपको दवाई उसको देंगे, एक दिन में आपका वोमिटिंग ठीक हो जाएगा। फीवर आ रहा है 1-2 दिन दवाई देनी पड़ सकती है, कॉफ हो रहा है तो 1-2 दिन आपको दवाई दे सकती है। लेकिन मान लीजिए कोई क्रॉनिक कंडीशन बन गई है,
कोई आपका हेयर फॉल हो रहा है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, ओके या कोई और अदर इश्यूज हैं, तो वहाँ पर आपको मेडिसिन को जो है 15 दिन, महीना भर या 2 महीने भी चलाना पड़ सकता है। ओके तो वो तो आपको किसी भी सिस्टम में चलाना पड़ेगा। लेकिन एक्यूट डिजीजेस के अंदर, जैसे कई बार लोगों की एक सोच बनी है कि एक्यूट डिजीज में अल्टरनेटिव सिस्टम्स काम नहीं करते। ये सिस्टम जो है एक्यूट डिजीज में बहुत रैपिडली काम करता है। ओके मान लिया किसी को लूज मोशन हो गया, बहुत जल्दी आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। किसी को यूटीआई हो रहा है, बहुत जल्दी उसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके पेट में दर्द हो रहा है किसी के, आप तुरंत उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। कोई जल गया है, वहां पर भी आप इसमें जो है वो काम कर सकते हैं। तो एक्यूट डिजीज में भी आप उसको फास्ट रिकवरी दे सकते हैं, जितने कि आप अदर ट्रीटमेंट से उसको फास्ट रिकवरी दे सकते हैं, तो वैसे भी इससे भी आप फास्ट रिकवरी दे सकते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से, ओके। क्योंकि आप बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिकेशन में इनर हीलिंग भी एक्टिवेट होती है, ऑर्गन्स बैलेंस आउट हो जाते हैं और ब्लड प्यूरिफिकेशन हो जाता है, लिम्फ वगैरह भी मेंटेन हो बिल्कुल, जाता जब ये है। मेडिसिन चलती है तो उसके बाद में बॉडी के अंदर भी एक अपना जो डिजीज थी आपकी वो तो ठीक हो जाती है। सबसे बड़ी इसकी एक खासियत क्या है कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट हमसे कहते हैं कि सर, पेशेंट आया किसी बीमारी को लेकर के और हमने उसको उस बीमारी की दवाई लिख दिया, ओके ठीक है, और फिर वो दोबारा जब रिव्यू में आता है पेशेंट फॉलोअप में, तो कहता है डॉक्टर साहब मेरे को जो आपने बीमारी मैंने बताई थी वो तो मुझे आराम है, लेकिन इसके साथ में मेरे को एक समस्या और थी, बट वो मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की थी, अच्छा और मुझको उसके अंदर ही बहुत ज्यादा आराम मिला है। ऐसा क्या? क्यों? क्योंकि हमने उसके सिम्टम्स के ऊपर तो काम ही नहीं किया था। हमने क्या किया था, हमने होलिस्टिक वर्क किया था। ओके हम क्या कर रहे हैं, हम होलिस्टिक हीलर है, ठीक है, तो हम उसकी पूरी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो जो सिम्टम उसने हमको बताए, जो प्रॉब्लम बताई वो भी ठीक हुई, जो उसने हमें नहीं बताया वो भी ठीक हुआ, प्लस जो उसको पता नहीं था, जिसका भी उसको आइडिया भी नहीं था क्या चल रहा है, वो चीजें भी वहां पर ठीक हो जाती हैं। तो पेशेंट अपने आप अंदर से बड़ा हैप्पी फील करता है। ओके मान लीजिएगा आपको कभी कोई कोल्ड हो जाता है, छोटी सी बीमारी, नजला खांसी सबको होता ही रहता है, और आप कोल्ड के लिए कोई टेबलेट ले लेते हैं, कोल्ड आपका भले ही वो ठीक हो जाए, लेकिन एक आप बड़ा अजीब सा इरिटेशन सा फील करते हैं, कम से कम 1 दिन तक, कई बार आप 2 दिन तक भी उसका इरिटेशन सा फील, अपने हैवीनेस और सब ऐसा कुछ फील करते हैं। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन लिया और उस मेडिसिन से आपका कोल्ड ठीक हुआ, तो आप बिल्कुल भी ना तो आप हैवीनेस फील करेंगे, ना ही आप कोई जो है वो इरिटेशन फील करेंगे, अपने आप ही बॉडी आपको जो है अंदर से एनर्जेटिक और एक बड़ा हैप्पी अपने आप को जो है वो फील करेंगे। ये बड़ा इस सिस्टम की एक खासियत है। अभी मोस्टली क्या होता है कि जैसे अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस में डिजीजेस लोगों की पहले बढ़ जाती हैं, तो क्या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी ऐसा ही होता है? नहीं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में मेडिसिन जो है वो एग्रीमेंट नहीं करती है, और ना ही कोई ड्रग प्रूविंग का हमारे यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट है। ओके तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई मेडिसिन लेंगे तो फिर वो पहले वो भर के बाहर आएगी और फिर उसके बाद में वो रिकवर होगी। अच्छा ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोगों की मेडिसिन में नहीं है, ओके क्योंकि हमारी मेडिसिन तो सिर्फ ऑर्गन के ऊपर काम कर रही है। प्लस ये क्या है कि नेचुरल मेडिसिन है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका कोई ऑर्गन हाइपर वर्क कर रहा है, ओके एज पर द इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक कॉन्सेप्ट हमको उसको मेडिसिन कितना देना है, लाइटर डाइल्यूशन में देना है। ओके यानी कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन है वो भी माइक्रो डोज है, लेकिन उस माइक्रो का भी क्या करना है, लाइटर बना करके आपको देना है। ओके लेकिन मान लो तो अगर आप जैसे कहते हैं हाइपर काम कर रहा है, इसका मतलब क्या? हाइपर का मतलब है कि ऑर्गन की जो फिजियोलॉजी है वो हाइपर एक्टिव हो रही है, यानी कि जितना उसको ऑर्गन को जो काम करना था वो उससे ज्यादा काम कर रहा है। ओके जो उसका ऑप्टिमल वर्क है उस ऑप्टिमल वर्क से वो ज्यादा काम कर रहा है। अच्छा हाइपो का मतलब है कि जो उसका ऑप्टिमल वर्क था उससे वो कम काम कर रहा है। ओके ठीक है, ओके। तो अब अगर ऑर्गन आपका हाइपर हो रहा है तो आपको क्या करना है कि मेडिसिन जो है वो डाइल्यूटेड मेडिसिन देनी है, डाइल्यूशन में उसको मेडिसिन देनी है, 5th डाइल्यूशन या 6th डाइल्यूशन वहां पर आपको देना है। अच्छा लेकिन अगर मरीज ने मेडिसिन को ज्यादा लिया या मरीज ने मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग ले लिया या डॉक्टर ने उसको स्ट्रॉन्ग दे दिया बाय मिस्टेक, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि ये जो मेडिसिन है, जिस मेडिसिन का काम, स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का काम क्या है कि हाइपो ऑर्गन को बैलेंस तक लेकर के जाना, एक ऑप्टिमल लेवल तक ले जाना। ओके लेकिन वो मेडिसिन अगर उस कंडीशन में बॉडी के अंदर पहुंची कि ऑर्गन हाइपर में था,
तब फिर वो मेडिसिन वहाँ पे क्या करेगी, वो उसको और ज़्यादा हाइपर नहीं करेगी, क्योंकि उसका काम वहाँ तक ख़त्म हो गया। अच्छा। उसका वर्क था नीचे से ऑप्टिमल लेवल तक लेकर के जाना। ओके। सो इसलिए ना तो मेडिसिन का कोई एग्रीवेशन और ना ही कोई मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट। अच्छा। ठीक है। ओके। इन मेडिसिन के कोई एग्रीवेशंस नहीं है और कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई सेफली कोई भी उसको ले सकता है, बिकॉज एक एनर्जी बेस्ड मेडिसिन है। ओके। तो आप तत्वा वेदा के फाउंडर भी हैं, तो वहाँ पर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहते हैं? तत्वावेदा में हम लोग एक ग्रुप प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पर मेरे साथ में मेरे अपने कुछ कलीग्स भी हैं, और जैसे कि उसका नाम है तत्वावेदा। ओके। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमें जो काम है हमारा, वो तत्व के ऊपर। तत्व मीन्स हम आवर बॉडी इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। हमारी जो बॉडी है वो 5 तत्वों से मिल करके बनी है। ठीक है? और ये जो 5 तत्व हैं, इसको हमारे ऑर्गन रेगुलेट करते हैं। ठीक है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर ये तत्व जो है डिस्टर्ब होंगे, सो मीन्स हमारे ऑर्गन हाइपर या हाइपो कंडीशन में जाएंगे, तभी ये तत्व डिस्टर्ब होंगे और हमारा जो ब्लड है वो विशेटेड हो जाएगा। ओके। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसको, इन तत्वों को पहचानने की कोशिश करते हैं कि आपका कौन सा तत्व डिस्टर्ब है। अच्छा। तत्ववेदा में हम सबसे पहला काम क्या है कि डायग्नोसिस हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। ओके। आपने क्या सिम्टम बताए वो हम आपके सिम्टम नोट करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, लेकिन हम एक होलिस्टिक डायग्नोस्टिक अप्रोच बनाएंगे अपने सारे तत्व को चेक करने के लिए। ओके। तत्व हम कैसे चेक करेंगे? आपकी बॉडी की एक अपना, बॉडी अपने आप में बोलती है, बॉडी सिर्फ आपको खुद बताती है, लेकिन क्या है कि हम उस ना तो, या तो हम उसको लैंग्वेज को ना जानते हैं, और अगर हम जानते भी तो कई बार क्या है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ओके। कई बार आपने देखा होगा कि आप शाम को जब ऑफिस से घर आते हो तो आपको एक बड़ा एक एंजॉय सा फील होता है, और आपके तो यार आज मेरे को बड़ा अच्छा सा लग रहा है। फिर आप सोचते हो आज दिन भर मैंने क्या किया है, सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक का आप एक रूटीन देखते हो। तो रूटीन में तो आपने कुछ नया नहीं किया था, लेकिन बॉडी के अंदर से फीलिंग आपकी कुछ जॉयमेंट की आ रही है। अच्छा। तो ये बॉडी के अंदर के स्टेटस को इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की कंडीशन क्या है और अभी आपके हार्ट की कंडीशन क्या है। ओके। कई बार आप आते हो, आने के बाद में एक फियर का सा आपका मूड होता है, मूड ऑफ सा होता है। आप सोचते हो यार आज पता नहीं मेरा मूड ऑफ हो रहा है। फिर आप पूरा दिन एक कैलकुलेट करते हो सुबह से शाम तक क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, कोई किसी के साथ में तो कुछ गलत भी नहीं हुआ, कोई बात भी नहीं हुई आज तो, बट फिर ऐसा क्यों है? वो इंडिकेट कर रहा है आपकी किडनी का स्टेटस क्या है, ओके। आपके यूरिनरी ब्लैडर का स्टेटस क्या है। बहुत सारे लोग देखा होगा आपने कि वो सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है। ओके। वो इंडिकेट कर रहा है उनके बॉडी का कौन सा ऑर्गन अभी जो है डिस्टर्ब है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा सब कुछ होने के बाद भी सैडनेस उनके अंदर रहती है। कहीं भी आप उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, हमेशा वो रोई रोई बातें ही आपसे करते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि बहुत जोर से बोलते हैं, कुछ लोगों को देखा होगा वो हल्के बोलते हैं, जोर से बोलने के लिए उनको बड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। राइट। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका मीठा खाने का बड़ा मन करता है, घर में मीठा नहीं है तो आप सोचते चलो ठीक है चीनी मिल जाए उसी से काम चला लेंगे, लेकिन कुछ चाहिए मुझको, क्रेविंग हो रही है। कभी आपको नमकीन चीज़ की बड़ा क्रेविंग हो रही होती है। ओके। कभी आपको स्पाइस की बड़ा क्रेविंग हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, या आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसको बता रही हैं, इंडिकेटर्स है ये। लेकिन चूंकि ये इंडिकेटर्स हमको पता नहीं है तो हम इन सब चीज़ों के बारे में कभी भी सोचते नहीं हैं। पहले जो डायग्नोसिस बनता था, अगर आप आज से 1000 साल पहले की बात करें, ठीक है, या 500 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम पे डायग्नोसिस बनाने की क्या विधियां थी? आपके कान के अंदर अगर कुछ खुजली हो रही है या कान में कोई आपको परेशानी हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो कान है, ठीक है, ये आपके बॉडी के ऑर्गन्स के साथ ही जुड़ा हुआ है। कान का शेप आपका कैसा है? किडनी के जैसा है। ओके। ठीक है, कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इंडिकेट कर रहा है किडनी के साथ में रिलेशन है। किडनी में कुछ होगा तो कान के अंदर वो आपको पता चलेगा। आपके लीवर के अंदर अगर आपके कोई भी डिस्टरबेंस आएगा, वो आपकी आइज के ऊपर पता चलेगा। ओके। एक जमाने से डॉक्टर आपकी आइज देखते चला रहे हैं, आंखों का पीलापन हो रहा है तो आप उसको पीलिया एक जमाने से कहते चले आ रहे हैं।
सो ये हमारे 5 एलिमेंट के जो पंच तत्व है उसके सारे ये इंडिकेटर्स हैं। ओके। इन इंडिकेटर्स को ही हम कलेक्ट करके समझ करके फिर डायग्नोज बनाते हैं कि हाँ आपका ये ऑर्गन हाइपर चल रहा है और ये ऑर्गन आपका हाइपो चल रहा है। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑर्गन सेंट्रिक मेडिसिन है, वही मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं और उससे फिर हमें बहुत अच्छे रेस्पॉन्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम लोग रिकवरी रेट की बात करें तो बहुत अच्छे रिकवरी रेट हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के हैं और पेशेंट फील करता है अपने आप में कि हाँ मैं हेल्दी हूँ और अपने आप से जो है वो एक एनर्जेटिक फील करता है। ओके। अदरवाइज अदर ट्रीटमेंट जब पेशेंट के चलते हैं तो पेशेंट ठीक तो हो रहा होता है लेकिन अपने आप को एक अच्छा फीलिंग उसके अंदर नहीं आ रही होती। तो अगर आप हीलिंग करेंगे तो पेशेंट को एक अंदर से एनर्जेटिक भी वो फील करेगा, क्योंकि होलिस्टिक हीलिंग हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो होलिस्टिक वर्ड है, राइट। तो होलिस्टिक का मतलब ही यह है कि आपको जो उसने पेशेंट ने कंप्लेन बताया है उस कंप्लेन को आप फोकस नहीं कर रहे हो। वो आपने सुना ठीक है वो उसकी कंप्लेन है, लेकिन आपने पूरा उसका जो बॉडी थी उसके बारे में सोचा, उसको समझा, उसको देखा कि कहाँ पर इसको किस ऑर्गन के अंदर डिस्टरबेंस चल रही है, एनर्जी का फ्लो इसकी कहाँ रुक रहा है। क्योंकि होलिस्टिक अप्रोच पूरा एनर्जी बेस्ड है, ठीक है। तो कौन से ऑर्गन की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, किसकी एनर्जी एक्सिस हो रही है, कहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस हो रहे हैं, वो आपने देखने के बाद में फिर आपने उसको ट्रीटमेंट दिया। तो आप वो बीमारियां भी ठीक कर पाओगे जिसके बारे में ना तो उसने आपको बताया पेशेंट ने, ना अभी उन बीमारियों के बारे में कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस आए बॉडी के अंदर। ओके। क्योंकि अभी हो सकता है आने के बाद में आते हो, बट आपने जब उसको ट्रीटमेंट दिया तो आप उन बीमारियों को भी उसके ठीक कर पाओगे जो फ्यूचर में उसके पास होने वाली थी। राइट। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के साथ में, ठीक है, तो ये पेशेंट के लिए बड़ा नेचुरल अप्रोच है। और जैसा कि आप भी साची नेचुरो केयर में पेशेंट का डायग्नोसिस कर रहे हैं, जिस तरीके से आप डायग्नोस करते हैं या आप भी जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ट्रीटमेंट देते हैं, तो ये एक पेशेंट को एक नेचुरली हीलिंग है और उसके साथ में उसको स्ट्रेंथ मिलती है और पेशेंट साइकोलॉजिकली मेंटली भी स्ट्रेंथ होती है उसको। अगर हम लोग डिजीज़ की बात करें तो खाली डिजीज़ ये नहीं है कि वो बोल रहा है नज़ला हो गया, खांसी हो रहा है, लूज मोशन है, पेट में दर्द है, पथरी हो गई, सिर्फ यही नहीं है। अगर कोई पेशेंट है वो उसका पूरा चेकअप उसके सारे ठीक आ रहे हैं, बट उसको दिमाग के अंदर क्या है कि उसके अंदर कोई बैड हैबिट्स हैं, चोरी करता है, झूठ बोलता है, उल्टे सीधे काम करता है, व्हाट इज दिस? वो भी सिक की कंडीशन में है। क्योंकि फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना ही एक हेल्थ की डेफिनेशन है। सो अब जब आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की उसको मेडिसिन देंगे तो आप उसको फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली तीनों लेवल के ऊपर आप उसको करेक्शन लगाएंगे और तीनों लेवल पे पेशेंट ठीक होगा। तो आप उसके एक लाइफ चेंज कर सकते हैं पेशेंट की इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ट्रीटमेंट से। और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है और आने वाले और प्रॉब्लम्स पे भी हम रोकथाम कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंटिव टेक्निक भी इसमें प्रिवेंटिव यूज भी आप कह सकते हैं, बल्कि जो आने वाली जो बीमारियां थी उसको उससे पहले ही आपने उसको रेस्टोर कर दिया बॉडी को। और ओल्ड एज के लिए तो ये मेडिसिन एकदम से जो है वो वरदान है। ओके। ठीक है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है कि ऑर्गन थोड़ा सा जो है वो वीक कंडीशन में जाने लगते हैं। तो ओल्ड एज के अंदर तो जो है वो ये मेडिसिन जो है वरदान मेडिसिन है। ओके। क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम जब 5 एलिमेंट के सिद्धांत पे जब देखते हैं तो ओल्ड एज में जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर फायर कम होती चली जाती है। ओके। कोल्डनेस बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है क्योंकि बॉडी के अंदर कोल्ड का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है, बॉडी में कोल्डनेस बढ़ती है और हीट बॉडी के अंदर कम होने लगती है। सो अब अगर हम इस मेडिसिन से कुछ उनके ऑर्गन के हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे तो हम ये बॉडी के अंदर जो उनका कोल्डनेस है उसको कम कर देंगे, हीट बैलेंस हो जाती है। तो ओल्ड एज में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इसको आप मेडिसिन की तरह सोचे ही ना कि ये हम कोई मेडिसिन ले रहे हैं, नॉर्मली भी आप उसको जो है वो अपनी एज अ वेल बीइंग भी आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रिवेंटिव केयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ईएच कंसल्टेंट के पास कुछ भी आपको इम्बैलेंसेस फील हो रहे हैं तो आपको पहले से ही उसको क्योर कर लेना चाहिए
और पहले से ही कंसल्ट करके उसको बैलेंस आउट कर लेना चाहिए अपने ऑर्गन की एनर्जीज को। मैं तो कहता हूँ कि आपको जैसे आप एक रूटीन चेकअप के लिए आप हीलर्स के पास जा सकते हैं। अगर वो मान लीजिएगा आपके पास मंथली आता है और आप उसको पूरा एक एनालाइज कर लेते हो कौन कौन से एलिमेंट डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो आप उनको एक प्रिवेंट कर सकते हो कि ये एलिमेंट आपका एक्सिस चल रहा है और ये शो करता है कि आपको या तो ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको भी आइडिया नहीं है, या फिर आने वाले टाइम में आपको ये हो सकता है। इसलिए अभी आप इसका ट्रीटमेंट लो। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा जो है वो नेचुरल हीलिंग में भी टाइम स्पेंड करें। और दूसरा ये है कि डॉक्टर्स के अंदर भी एक जो नेचुरल हीलर्स हैं उनके अंदर भी एक जज्बा होना चाहिए कि हम हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जैसे कि डॉक्टर्स को लेकर के आजकल एक थॉट बन रहा है, तो हम डॉक्टर जो है वो पेशेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर का बिहेवियर और सारी चीज़ें जो है वो पेशेंट के साथ में बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ख़ास करके जब हम लोग हीलिंग की बात कर रहे हैं या नेचुरोपैथी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उसको एक फैमिलियर एक माहौल डॉक्टर के साथ में मिलना चाहिए। और डॉक्टर को पेशेंट के साथ में कुछ टाइम भी जो स्पेंड करना चाहिए। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी टेक्निक है वो ह्यूमन मशीन जो बेस्ट इंजीनियर्ड है हमारे प्लैनेट पर, उसके साथ में लेकर के चलती है, उसके अगेंस्ट नहीं चलती। तो उसकी हीलिंग, उसकी एनर्जी और उसकी प्रिवेंटिव केयर सारी चीज़ों में हेल्प करती है। राइट। तो ये तो बहुत ही मैजिकल सिस्टम है और आप इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को एडुकेट कर रहे हैं और आप ऐसे ही बहुत अच्छा काम करते रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। आप आज साची नेचुरो केयर के मंच पर आए और आपने हमें इतनी सारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रूट्स और उसकी बेसिक्स हमें बहुत अच्छे से समझाए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। और हम कोशिश करेंगे कि हम इसकी और भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझें और हम कई सारे पॉडकास्ट इसमें बनाएं। बिल्कुल, जब भी आप इनवाइट करेंगे हम आपके साथ में ज़रूर आएंगे और यहाँ से जो अवेयरनेस के लिए हम क्योंकि जो साची नेचुरो केयर का आपका जो कॉन्सेप्ट है, ट्रीटमेंट के साथ साथ आप लोगों को इसके लिए अवेयर कर रहे हैं। सो आपके इस कॉन्सेप्ट में हम बराबर जब भी आप इनवाइट करेंगे हम आएंगे और यहाँ से लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए और नेचुरल ट्रीटमेंट के लिए अवेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आज हमने समझा इलेक्ट्रो होम्योपैथी कितनी ज़रूरी है हमारी प्रिवेंटिव केयर के लिए, हमारी वेल बीइंग के लिए, हमारी इनर हीलिंग के लिए और हमारी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि आजकल सभी लोगों का ये प्रॉब्लम है कि हम डाइट तो बहुत अच्छी ले रहे हैं, जो कि आजकल बहुत मिडिल क्लास की भी बहुत बाइंग पावर बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन वो जो एनर्जी है वो लो और लो होती जा रही है। तो ये डॉक्टर हुडा ने हमें इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप हमारा ये पॉडकास्ट ज़रूर से पूरा देखें और साची नेचुरो केयर को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही जाकर के सब्सक्राइब करें और हमारे इन्फॉर्मेशन को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच।